नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का तृतीय संस्करण शुरू। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। सीएम योगी रहे मौजूद। 75 से अधिक देश होंगे शामिल। प्रतापगढ़ में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 5 करोड़ 500 ग्राम से ज्यादा एमडी ड्रग्स बरामद। बस्ती में त्योहारों के मद्देनजर सड़क पर उतरी पुलिस। बाजार में किया पैदल मार्च। त्योहारों में शांति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। बिजनौर में पुलिस और गोकशी के आरोपियों की मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार, 3 फरार। चांदपुर थाना क्षेत्र के अमहेड़ा मार्ग पर हुई मुठभेड़। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का तृतीय संस्करण नोएडा में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान संबोधित भी किया है। युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप की जैसी स्कीम और भी ऐसी बेहतरीन योजनाएं आज हम सबके लिए एक बैकबोन का काम की है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से भी इन युवाओं को नया उद्यमी बनने के लिए की दिशा में कदम उठाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 1 वर्ष से भी कम समय में यानी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इस स्कीम को लागू किया था और अब तक 90,000 से अधिक युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। अंतिम उद्यम पंक्ति में खड़े अंतिम हुनरमंद कारीगर और हस्तशिल्पी के उत्थान के लिए अत्यंत संवेदनशील आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परंपरागत कारीगरों और हस्तशिल्पियों को पीएम विश्वकर्मा योजना उपहार में दी है। इसमें परंपरागत जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनका न केवल ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि टूल किट के लिए एक पैकेज भी उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें राज्य सरकार की ओर से संचालित ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से भी उनकी ट्रेनिंग और उन्हें टूल किट वितरण करते हुए 4 लाख से अधिक ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों को अब तक यहां पर ट्रेनिंग देकर के वोकल फॉर लोकल मंत्र को, स्वदेशी का एक संकल्प देकर के हुनरमंद कारीगरों को भी एक नया बाजार उपलब्ध करवाने का यह एक प्लेटफॉर्म बना है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में 77 जीआई उत्पाद के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष जीआई कैपिटल बना है। इस वर्ष हम लोगों ने 75 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन हम करने जा रहे हैं। इस प्रकार प्रदेश अपने हजारों वर्षों की उस विरासत को, जो एक धरोहर के रूप में उत्तर प्रदेश में मौजूद थी, उसे सजाने, संवारने और उसका संरक्षण करने का कार्य हम इसके माध्यम से आगे करने जा रहे हैं। और यहां पर जो हमारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनमें 60 से अधिक जीआई टैग स्टॉल भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम सबको यहां पर देखने को मिलेंगे। स्टार्टअप्स, ओडीओपी, हमारे उभरते हुए जो एक्सपोर्टर्स हैं, महिला उद्यमी, नए उद्यमी, हस्तशिल्पी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कौशल विकास, महिला स्वयंसेवी समूह, वन और पर्यावरण विभाग के अपने विभिन्न उत्पाद भी और उनके द्वारा किए गए प्रयास भी इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ था, जिसके माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इनमें से 12 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव अब तक जमीनी धरातल पर उतर करके कुछ प्रस्तावों में, कुछ उद्यमों में प्रोडक्शन भी प्रारंभ हो चुका है। और उन्हीं में से 5 लाख करोड़ का हम नवंबर 2025 में प्रस्तावित कर रहे हैं, जिन्हें ग्राउंड ब्रेकिंग करने की तैयारी वर्तमान में चल रही है। पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को, जिनकी संख्या वर्तमान में 96 लाख से अधिक है, उस एमएसएमई उत्पाद को, प्रत्येक यूनिट को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आज इसके माध्यम से 2 करोड़ से अधिक नागरिक और युवा यहां पर रोजगार और नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। कृषि के बाद रोजगार का उत्तर प्रदेश के अंदर यह सर्वाधिक बड़ा केंद्र बना है और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इस सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओडीओपी और पीएम विश्वकर्मा के बाद उत्तर प्रदेश ने व्यापक रूप से एक लैंड बैंक, क्योंकि बड़े उद्योगों के लिए लैंड बैंक की आवश्यकता पड़ती है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का तृतीय संस्करण आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। पहुंचे और हर भेदभाव समाप्त हो, यही अंत्योदय है और अंत्योदय में ही सामाजिक न्याय की मजबूती रही हुई है। और आज विकास का यही मॉडल भारत दुनिया को दे रहा है। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आज विश्व में हमारे फिनटेक सेक्टर की बहुत चर्चा है। इस फिनटेक सेक्टर की सबसे खास बात है कि इसने समावेशी विकास को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बहुत ताकत दी है, बढ़ावा दिया है। भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए जो सबको साथ लेकर चलते हैं। यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ओएनडीसी, ये हर किसी को मौका दे रहे हैं। यानी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल। आज भारत में इसका असर हर जगह दिखाई देता है। मॉल में शॉपिंग करने वाला भी यूपीआई इस्तेमाल करता है और सड़क पर चाय बेचने वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल करता है। फॉर्मल क्रेडिट जो कभी सिर्फ बड़ी कंपनियों को मिलता था, वही अब पीएम स्वनिधि से रेहड़ी ठेले वालों तक पहुंचता है। साथियों, ऐसे ही गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जैम है। एक समय था, अब सरकार को कोई सामान बेचना और बड़े प्लेयर्स के बस की बात, उन्हीं के कब्जे में था एक प्रकार से। लेकिन आज जैम पोर्टल से करीब 25 लाख सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स उससे जुड़े हुए हैं और सरकार को सप्लाई का काम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, उद्यमी हैं, दुकानदार हैं, जो भारत सरकार की जरूरत के हिसाब से वो सीधे
अपना सामान भारत सरकार को बेच रहे हैं और भारत सरकार खरीद रही है। आप हैरान रह जाएंगे कि अब तक जेम के माध्यम से भारत सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए का सामान या सर्विस खरीद चुके हैं। इस पोर्टल पर करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए का सामान हमारे एमएसएमई लघु उद्योगों से खरीदा गया है। पहले की सरकारों में ये सोचना भी असंभव था, लेकिन आज देश के दूर सुदूर कोने में जो छोटा सा दुकानदार है वो भी जेम पोर्टल पर अपना सामान बेच रहा है और यही तो सच्चे अर्थ में अंत्योदय है। यही विकास का आधार है। साथियों, आज भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हो रही डिसरप्शन और अनसर्टेनिटी के बावजूद प्रतापगढ़ से खबर बता दें, जहां आसापुर देवसरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 500 ग्राम से ज्यादा एमडी ड्रग्स बरामद की गई है, जिनकी कीमत करीब 5 करोड़ बताई जा रही है। 2 अभियुक्त आशीष और शिवम को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों ने नशीले पदार्थ बेचने की बात कबूल की है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट धारा 22C में मामला दर्ज हुआ। आशीष का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने आमजन से नशा तस्करी की सूचना देने की अपील की। तो प्रतापगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं, आसापुर देवसरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 500 ग्राम से ज्यादा एमडी ड्रग्स बरामद की, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2 अभियुक्त आशीष और शिवम गिरफ्तार हुए। अभियुक्तों ने नशीले पदार्थ बेचने की बात कबूली है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22C में मामला दर्ज हुआ। आशीष का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने आमजन से नशा तस्करी की सूचना देने की अपील की है। तो नशे के खिलाफ कार्रवाई पुलिस की लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 500 ग्राम से ज्यादा एमडी ड्रग्स बरामद की, करीब कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। 2 अभियुक्त आशीष और शिवम गिरफ्तार हुए। तो नशीले पदार्थ बेचने की बात कबूल की है आरोपियों ने। आशीष का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। थाना आसपुर देवसरा में जो पुलिस टीम है उसके द्वारा 2 ड्रग तस्कर जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम आशीष और दूसरा इसमें शिवम है। और इन दोनों के कब्जे से जो ड्रग बरामद हुई है वो 501 ग्राम एमडी जो बरामद हुई है। और ये लोकल एरिया में इसकी सप्लाई जो है वो लेके आते थे और लोकल एरिया में इसको सप्लाई करते थे। इस ड्रग की जो कीमत है मार्केट वैल्यू 5 करोड़ के लगभग है। इसमें जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जालौन से खबर बता दें, जहां प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को परिजनों ने पकड़ा। युवक को ट्रैक्टर से बांधकर बेरहमी से पीटा गया है। तो तालिबानी सजा का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। युवक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। खबर हम आपको बता रहे हैं, जालौन से प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को परिजनों ने पकड़ा। युवक को ट्रैक्टर से बांधकर बेरहमी से पीटा है। तालिबानी सजा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो घटना से आहत होकर प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम से साफ होगा सुसाइड है या हत्या। लड़की के परिजनों पर भी शक गहराया है। लोई गांव का मामला बताया जा रहा है।
बुलंदशहर से खबर हम आपको बता दें, जहां नाबालिग प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या की। पुलिस से घिरते ही गोली मारकर आत्महत्या की। 20 सितंबर से दोनों घर से फरार चल रहे थे, तो दोनों मोहल्ला सराय किशनचंद में किराए के मकान में रह रहे थे। प्रेमिका मुजफ्फरनगर और प्रेमी हरिद्वार का निवासी था। मधुमक्खी पालन का हवाला देकर किराए का मकान लिया था। रात 3 बजे घटना से इलाके में सनसनी फैली है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर भारी फोर्स तैनात किया गया है। डिबाई कोतवाली क्षेत्र का मामला। तो बुलंदशहर से हम आपको खबर बता रहे हैं, नाबालिग प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या की, तो पुलिस से घिरते ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली दोनों ने। 20 सितंबर से दोनों घर से फरार चल रहे थे। दोनों मोहल्ला सराय किशनचंद में किराए के मकान में रह रहे थे। प्रेमिका मुजफ्फरनगर और प्रेमी हरिद्वार का निवासी है। तो नाबालिग प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या की है। 20 सितंबर से दोनों फरार थे अपने घर से। जैसे ही पुलिस से घिरे हुए नजर आए, वो दोनों ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारी लेंगे, मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मुकेश, नाबालिग प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या की है, क्या कुछ है पूरा मामला? ये देखिए खुशी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जनपद बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का है, जहां 2 नाबालिग प्रेमी और प्रेमिका ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। ये आत्महत्या करना दोनों प्रेमी और प्रेमिकाओं का तब बताया जा रहा है जब मुजफ्फरनगर पुलिस प्रेमिका की बरामदगी के लिए उसके परिजनों के साथ डिबाई कोतवाली क्षेत्र पे उस मोहल्ले में पहुंचती है, जिस मोहल्ले में वह जो प्रेमी और प्रेमिका रह रहे होते हैं, और स्थानीय पुलिस भी उस पुलिस के साथ मौजूद रहती है। तभी वो घर पर जाकर दबिश देते हैं। दबिश देने के बाद में जो मकान मालिक है उसको बाहर बुलाते हैं, और मकान मालिक के बाहर आने के बाद में उस कमरे की कुंडी को खटखटाया जाता है। जैसे ही प्रेमी और प्रेमिका को पता लगता है कि उनको पुलिस पकड़ने वाली है, तो उन दोनों ने इस आत्महत्या की घटना को अंजाम दे दिया है। हालांकि पुलिस का साफ तौर से कहना है कि दोनों ही प्रेमी और प्रेमिका जो है वो नाबालिग हैं, और दोनों ने ही एक गोली मार करके आत्महत्या की है। इसमें विशेष बात निश्चित कुल मिलाकर देखा जाए तो मामले में फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। मुकेश, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पीलीभीत से खबर बता दें, जहां पीटीआर के हाथियों का नया ठिकाना मुस्तफाबाद होगा। मुस्तफाबाद रेंज में हाथियों का स्थायी कैंप अब बनेगा। यहां से सभी रेंज आसानी से कवर कर सकेंगे। अभी तक हाथी माला रेंज के कैंप में रखे जाते थे। आपात स्थिति में मुस्तफाबाद से तेजी से हाथी पहुंच सकेंगे। आक्रामक बाघों से निपटने में हाथियों की जरूरत पड़ती है। प्रोजेक्ट टाइगर फंड से कैंप का निर्माण किया जाएगा। तो पीलीभीत से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पीटीआर के हाथियों का नया ठिकाना मुस्तफाबाद होगा। मुस्तफाबाद रेंज में हाथियों का स्थायी कैंप बनाया जाएगा। सभी रेंज आसानी से कवर कर सकेंगे। आपको बता दें कि अभी तक हाथी का माला रेंज के कैंप में उनका ठिकाना था, वहीं रखे जाते थे हाथी। आपात की स्थिति में मुस्तफाबाद से तेजी से अब हाथी पहुंच सकेंगे। आक्रामक बाघों से निपटने के लिए हाथियों की जरूरत पड़ती है। बिजनौर से खबर बता दें, जहां पुलिस मुठभेड़ में गोकशी के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों आरोपी के पैरों में गोली लगी, तो 3 आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अभियुक्तों के पास से पशु कटान के उपकरण और 2 तमंचे मिले हैं। आरोपी रात में निराश्रित पशुओं को पकड़कर कटान करते थे। 5 आरोपियों ने मिलकर, आपको बता दें कि तकतपुर के पास कटान किया था। मुठभेड़ बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के अमहेड़ा मार्ग पर हुई है। पुलिस लगातार फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। चांदपुर पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कल दिनांक 23 सितंबर को जो गौकशी घटना हुई थी, उसके अभियुक्त आज अमेड़ा से चांदपुर की तरफ आ रहे हैं। अगर जल्दी किया तो उनको पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर थाना चांदपुर पुलिस के द्वारा मिल चौकी के पास में तत्काल बैरियर लगाकर चेकिंग स्टार्ट की गई। चेकिंग के दौरान ही 2 बाइक पर 5 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए।
चेकिंग टीम के द्वारा जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो तत्काल वहाँ से भागने लगे। इस सूचना पर पुलिस बल का पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान ही उनके द्वारा पुलिस बल के ऊपर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के जवाब में जब पुलिस बल द्वारा जवाबी फायरिंग की गई तो इसमें 2 अभियुक्त गर्द, एक शहजाद तथा दूसरा भुल्लन, इन दोनों को पैर में गोली लगी है। तो साथ में 3 अभियुक्त गर्द वहाँ से भागने में फरार रहे। पशु काटने के उपकरण बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्त गर्द को उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। शेष अभियुक्त गर्द के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बस्ती से हम आपको खबर बता दें, जहां गांधीनगर में पुलिस ने पैदल मार्च किया है। एसपी अभिनंदन के निर्देश पर बाजार में पैदल मार्च किया। एडिशनल एसपी श्यामकांत, सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण तिवारी और कोतवाल मौजूद रहे। त्योहारों में शांति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। एसपी श्यामकांत ने पदभार संभालते ही कड़ा एक्शन दिखाया है। तो सीओ सिटी की सजगता से पुलिस बल मजबूत नजर आया। त्योहार पूरी सुरक्षा और शांति के साथ मनेंगे। हर कोने पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। बस्ती से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां गांधीनगर में पुलिस ने पैदल मार्च किया। एसपी अभिनंदन के निर्देश पर बाजार में पैदल मार्च किया है। एडिशनल एसपी श्यामकांत, सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण तिवारी और कोतवाल मौजूद है। तो त्योहारों में शांति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एएसपी श्यामकांत ने पदभार ग्रहण संभालते ही कड़ा एक्शन दिखाया है। मैनपुरी से खबर बता दें, जहां एसओजी और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस पर कई राउंड फायर किए। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों ने शिक्षक के घर लूट की थी। तो 36 घंटे में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, चोरी की बाइक और लूट के आभूषण बरामद हुए। दोनों बदमाश फहीम खान और अयान खान घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मुठभेड़ भोगांव स्टेट हाईवे पर पशु मेला के दौरान हुई है। भोगांव थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी कि एक महिला से 2 व्यक्ति कार्ड देने के बहाने घर में घुसे थे, जहां से उसके गले से चेन और कान के कुंडल और पायल और कुछ पैसे लेके ये लोग वहां से छीन कर भाग गए थे। उसी के क्रम में हम लोगों ने 3 टीम का गठन किया था, जो हम लगातार इसमें प्रयास कर रहे थे। और आज जब हमको एक सूचना प्राप्त हुई, सूचना के माध्यम से हम लोगों ने आज चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान ही रात के समय एक मोटरसाइकिल पे जो बिना नंबर प्लेट की थी, उस पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखे। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश करी तो ये लोग गाड़ी को मोड़ के भागने लगे। पीछे पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो आगे एक मोड़ की तरफ मुड़ते हुए लोग फिसल गए और फिसलने के बाद उन्होंने पुलिस के ऊपर 5 राउंड की फायर किया, जिसके तो पुलिस ने अपने बचाव के लिए उसमें फायर किया, जिसमें 2 व्यक्ति और उनके पैर में गोली लगी। चलिए, कानपुर से आपको खबर बता दें, जहां पत्नी ने पति का कान काटा है। मामूली विवाद के दौरान पत्नी ने पति पर हमला किया। तो पत्नी ने पति का दायां कान काट दिया। बाएं हाथ में धारदार हथियार से वार किया है। पीड़ित अमित सोनकर सब्जी विक्रेता है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों के बीच रोजाना विवाद होने के कारण तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कानपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पत्नी ने पति का कान काटा है। मामूली विवाद के दौरान ये हमला किया पत्नी ने। लाटूर रोड पे अमित सोनकर हैं। इनके द्वारा बताया गया कि 22/9/2025 के करीब रात में इनकी पत्नी से विवाद हो गया था, जिसमें आपस में काफी मारपीट हुई और पत्नी द्वारा इनका कान काट लिया गया था। इस संबंध में अमित सोनकर के द्वारा की पत्नी के विरुद्ध और उनकी पत्नी का ने अब जो है अमित सोनकर के विरुद्ध जो है प्रार्थना पत्र दिया था। दोनों के अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।